नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे छोटे से परिवार सत्यबोध एजुकेशन में। यूपीएसआई का पेपर जिन भी बच्चों का है मार्च में पेपर होने वाला है और मूल विधि कॉन्स्टिट्यूशन ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट 20 से 25 क्वेश्चन तक बनने की संभावना रहती है ना। और इस बार भी बनेंगे। 3 क्लासेस मूल विधि की हो चुकी थी। मूल विधि में मैंने आपको बताया था कि ये 8 टॉपिक हम लोग पूरे 8 चैप्टर के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसमें फायदा आपको क्या है कि डेली जो भी मैं पढ़ाऊंगा या जो भी पढ़ा चुका हूं हर एक चीज का पूरा डेली रिवीजन भी करवाऊंगा, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इससे होगा क्या कि रिवीजन के साथ जब आप पढ़ेंगे तो पुराना जो मैं पढ़ा चुका हूं और अब जो पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो चौथी क्लास है आज हमारी, है ना। अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में देखते जाएंगे कि हमने पढ़ा क्या, है ना, और हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमने पढ़ा क्या और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो लोग भी वाली वीडियोस जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बीएनएस और मूल विधि ये है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो। पहले सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था आपको 2 चीजें याद रखनी है। यहाँ पर याद रखना है, एक जेम्स स्टीफन और केनी। स्टीफन कौन था, जिसने अपराध की डेफिनेशन दी थी, और केनी की किताब आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। साथ साथ में तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी अपराध के कितने अवयव होते हैं। तो अपराध के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है मानव, दूसरा होता है उस मानव की मना स्थिति, फिर होता है आपराधिक कृत्य जो उसने किया है, फिर होता है ऐसे अपराध से होने वाले किसी मनुष्य या मानव को होने वाली क्षति या फिर समाज को होने वाली क्षति। ये 4 अवयव, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। फिर उसके बाद देखो हमने दोनों का कंपेयर किया था, किस किस का, आईपीसी और मूल विधि दोनों का। ठीक है, आईपीसी और बीएनएस का, क्योंकि आईपीसी अब खत्म कर दिया गया है, बीएनएस अब लागू कर दिया गया है। आईपीसी जो स्टार्ट हुई थी, यानी कि भारत में जो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में स्टार्ट हुई थी, बीएनएस भारत में 2023 में बनी थी और 1 जुलाई 2024 से लागू है। ठीक है ना, 1860 में आईपीसी लागू हुई थी और 1862 में पूरी तरह से लागू हो गई थी। अंग्रेजों का कानून था, बनाया किसने था आईपीसी? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। और अगर आप देखो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं और यहाँ पर 358 धाराएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर आईपीसी में इन चीजों पर फोकस था, लेकिन यहाँ पर आपको फोकस इस बार जो बीएनएस है उसमें पीड़ित केंद्रित न्याय, डिजिटल अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद, त्वरित न्याय, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने पढ़ा था उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे शब्द जो बीएनएस में जोड़े गए हैं, आईपीसी से हटाए गए हैं और जो बीएनएस में जोड़े गए हैं। आईपीसी में वो शब्द शामिल नहीं थे, बीएनएस में जोड़े गए हैं। आईपीसी में शब्द नहीं थे, बीएनएस में जोड़े गए हैं। कौन से शब्द है? पहला शब्द है औपनिवेशिक शब्द, है ना, इसमें मौजूद था, बीएनएस से इसे हटाया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा शब्द था जो आईपीसी में मौजूद था, बीएनएस में हटा दिया गया है। तो औपनिवेशिक शब्द आईपीसी में मौजूद था लेकिन बीएनएस में हटा दिया गया है। राजद्रोह, राजद्रोह शब्द आईपीसी में था, है ना, धारा 124 ए, लेकिन बीएनएस में हटा दिया गया है। आतंकवाद शब्द आईपीसी में इसकी स्पष्ट डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन बीएनएस में स्पष्ट परिभाषा इसकी दी गई है। संगठित अपराध आईपीसी में इसके लिए कोई धारा नहीं थी, लेकिन इसमें जोड़ दिया गया है। मॉब लिंचिंग आईपीसी में इसके लिए कोई धारा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सख्त कानून बना दिया गया है बीएनएस में। महिलाओं और बच्चों के अपराध से संबंधित यहाँ पर कोई खास ध्यान नहीं था, लेकिन इस पर अधिक सख्ती से ध्यान दिया गया है। सामुदायिक सेवा आईपीसी में इसलिए इसके लिए कोई धारा नहीं थी, लेकिन बीएनएस में इसके लिए धारा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ में मैंने बताया था, हम लोगों ने पढ़ी थी सबसे पहले धारा 1 पढ़ी थी। आईपीसी की धारा 1 बोले या बीएनएस की धारा 1 बोले, ठीक है ना, है ना, बीएनएस की धारा 1 बोले या आईपीसी की धारा 1 बोले, ये क्या बताती है? तो धारा 1 हमें बताती है संक्षिप्त नाम। किसका संक्षिप्त नाम? बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का नाम क्या होगा? ठीक है, संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार कहाँ कहाँ उसका प्रभाव क्षेत्र होगा, ये सारी चीजों की जानकारी हमें धारा 1 से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली ही धारा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। ठीक है, उसके बाद देखो
एक चीज और आपको याद रखना है, जो आईपीसी चलती थी पहले तो 2019 तक, 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर वाले राज्य में लागू नहीं थी, लेकिन बीएनएस संपूर्ण भारत में लागू है। कोई भी राज्य नहीं है जहां पर बीएनएस लागू ना हो, इसलिए बीएनएस संपूर्ण भाग में लागू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो हमने पढ़ लिया था यहाँ पर कुछ धाराएं जो हमने पढ़ी थी, तो धाराओं का भी कुछ रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 1(3), भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 1(3। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है और वहां पर अगर कोई अपराध करता है, भारत और भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, प्रभाव क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, कोई अगर अपराध करता है तो उसे दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो धारा हमने 1(3) में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था बीएनएस की धारा 1(5), बीएनएस की धारा 1(5) हमने पढ़ा था। ये क्या था कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में बताता है, यानी कि कहने का मतलब मैंने डिटेल में आपको बताया था कि जो आईपीसी की धारा 1(3) है वो क्या है, भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जहां पर भारत है और भारत का अधिकार क्षेत्र है वहां पर अगर कोई अपराध करता है तो उसे बीएनएस के अंतर्गत सजा मिलेगी। और बीएनएस की धारा 1(5) क्या कहती है कि अगर कोई भारत के अधिकार क्षेत्र के बाहर यानी विदेश में बैठकर कहीं से भारत के अंदर, है ना, डिजिटल अपराध करता है, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा डिजिटल अपराध करता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है धारा 1(5) के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था उसके बाद देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था, है ना, दंड संहिता की कोई बात, दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि, है ना, विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंध का प्रावधान नहीं है। सेम यही चीज बीएनएस भी बोलती है जो 2023 से लागू है, ठीक है। बीएनएस क्या कहती है, विशेष विधि यानी विशेष कानून स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल में इसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया था बीएनएस की धारा, है ना, बीएनएस की धारा 2(19) मैंने बताई थी। बीएनएस की धारा 2(19) में क्या है, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री को डिस्क्राइब किया गया है बीएनएस की धारा 2(19) में, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे हमने बताया था यहाँ पर कि आगे हमने बताया था कि ये जो आप देखोगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 2(28), बीएनएस की धारा 2(28) हमने पढ़ ली थी। बीएनएस की धारा 2(28) क्या कहती है, लोक सेवक की परिभाषा, यानी कि लोक सेवा से संबंधित है कि किन्हें लोक सेवक हम बोलेंगे, ठीक है ना। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले आईपीसी की धारा, है ना, आईपीसी की धारा 21 के तहत ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बीएनएस धारा 2(28) के फॉर्म में भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि आईपीसी अब आपके पेपर में नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने देखा था बीएनएस की धारा 2(7), बीएनएस की धारा 2(7), बीएनएस की धारा 2(7), बीएनएस की धारा 2(7) में क्या है, बेईमानी की परिभाषा है, बेईमानी से की परिभाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पेपर में आया है, लेकिन पहले आईपीसी के थ्रू पेपर में आया था, ठीक है। आईपीसी की धारा 24 पूछ लिया जाता था, या फिर ये पूछ लिया जाता था कि बेईमानी से की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आप लोग लगा के क्या आते थे, आईपीसी 24। लेकिन अब बीएनएस से क्वेश्चन बनेगा, तो अगर उसने पूछा बेईमानी से, है ना, बेईमानी से की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है, तो हम क्या लगाएंगे, धारा 2(7), ठीक है ना, धारा 2(7). अब देखो आगे, उसके बाद हमने देखो यहाँ पर भी पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था कि बीएनएस की जो धारा है ना, बीएनएस की धारा जो 2(9) है, बीएनएस की धारा 2(9), ये किसकी परिभाषा बताती है, ये कपट पूर्व की परिभाषा बताती है, कपट पूर्वक की परिभाषा बताती है। बीएनएस की धारा 2(19) कपट पूर्वक की परिभाषा बताती है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या इंपॉर्टेंट बताया था आपको, आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने आपको बताया था समान आशय और सामान्य आशा, सामान्य आशय और सामान्य आशा, इनकी डेफिनेशन पर पूरी चर्चा हमने कर ली थी। सामान्य आशय का मतलब क्या है, जो प्लानिंग के साथ कोई अपराध करता है। समान आशा का मतलब क्या है, जो बिना प्लानिंग के कोई किसी अपराध को अंजाम देता है, ठीक है ना। दोनों चीजें हमने बता दी थी। अगर पूछे कि ये है किसमें, तो बीएनएस की धारा 3 की 5 में है, बीएनएस की धारा 3 की 5 में है, ठीक है ना।
बीएनएस की धारा 3 की 5 में है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ है ना बीएनएस की धारा 2 की 24, बीएनएस की धारा 2 की 24, ये भी हमने बता दिया था कि अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है जो भारतीय दंड संहिता है ना, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 40 के समान है ना, अपराध के बारे में वर्णन। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी है ना कि अपराध के बारे में क्या चीज है, अपराध की डेफिनेशन अगर पूछे तो किसमें है, बीएनएस की धारा 224 में है, ये हमने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद एक और धारा हमने पढ़ी थी 230, एक और धारा पढ़ी थी बीएनएस की 230 है ना, विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है, ये हमने बता दिया था, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे हमने पढ़ा दिया था आपको ये चीज, यहां पर आप देखोगे बीएनएस की धारा 218, बीएनएस की धारा 218, इसके अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत की किसी विशिष्ट भाग में लागू होती है, किसी विशिष्ट भाग में लागू होती है, इंपॉर्टेंट है, सारा डिस्क्रिप्शन इसका मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे यहां से हमें पढ़ना था, यहां से हमें पढ़ना था, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना, यहां देखो अगर हमसे बीएनएस की धारा 211, बीएनएस की धारा 211 के बारे में आता है, ठीक है ना, बीएनएस की धारा 211 सद्भावना पूर्वक शब्द की परिभाषा, किस चीज की, सद्भावना पूर्वक शब्द की परिभाषा दी गई है बीएनएस की धारा 211 में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बीएनएस की धारा 4, बीएनएस की धारा 4, बीएनएस की धारा 4 में मैंने आपको कल बताया था कि ये 5 दंड बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, बीएनएस की धारा 4 के अंतर्गत 5 प्रकार के दंड डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला दंड क्या है, मृत्यु दंड, क्या ज्यादा ब्लैक आ रही, बीएनएस की धारा 4, इसमें 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास है ना, कारावास 2 प्रकार से बताया गया है, कौन कौन सा, कठोर कारावास और सादा कारावास, संपत्ति जब्त करना या फिर जुर्माना, ठीक है ना। और साथ साथ में जब बीएनएस की धारा 4 लागू की गई तो इसमें एक दंड और शामिल कर लिया गया, एक दंड और शामिल कर लिया गया, कौन कौन सा, सामुदायिक सेवा को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है ना, कि जो अपराधी जेल जाएगा उससे सामुदायिक सेवा भी करवाई जाएगी। तो अब अगर पूछे कि दंड कितने प्रकार के हो गए हैं तो दंड टोटल 6 प्रकार के हो गए हैं बीएनएस धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि ये धाराएं हमें याद रखना है, ये जो धाराएं हैं इतनी 147, 162, 30, 103 की फर्स्ट, 107, 109 की 2, 140 की 2, 66, 65 की 2, 70 की 2, ठीक है, 71 और उसके बाद 310 की 3, ये सारी जो धाराएं हैं ये किसकी धाराएं हैं, ये मृत्यु दंड से संबंधित धाराएं हैं, आपको याद रखना है। साथ साथ में धारा 5 है ना, बीएनएस की धारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था, यहाँ पर दंडादेश का लघुकरण किया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलता है तो सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक बिल पास करके उस मृत्यु दंड को बदलवा सकती है अगर न्यायालय उस पर सहमति देता है तब, ठीक है ना, यानी उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, ये हमें बताती है बीएनएस की धारा 5, ठीक है। चलो आगे अब यहां से देखो, यहां से हमें पढ़ना है अब आगे की क्लास में, ठीक है ना। अब यहां देखोगे पुराना रिवीजन करने के बाद अब आगे देखो बीएनएस की धारा 5, ठीक है ना, किसकी, बीएनएस की धारा 5, सेम देखोगे आप जो आईपीसी की धारा 55 थी वही बीएनएस की धारा 5 में बताया गया है। आईपीसी की धारा 55 में क्या बोला गया था, प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की संपत्ति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसे अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो कम कर सकती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए ध्यान से सुनिए, बीएनएस की धारा 5
पहले आईपीसी की धारा 55, ठीक है ना। तो आईपीसी की धारा 55 में नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा, बीएनएस की धारा 5 में क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बीएनएस की धारा जो 5 है उसमें क्या है कि प्रत्येक मामले में, मामला कोई सा भी हो जिसमें आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो, प्रत्येक मामला जिसमें आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना, अपराधी की सम्मति के बिना, यानी अगर कोई आदमी है जिसे आजीवन कारावास का दंड मिल गया, इसे मान लो आजीवन कारावास का दंड मिल गया, अब इसे तो दंड मिल गया आजीवन कारावास का, है ना। अब सरकार इससे नहीं पूछेगी या न्यायालय इससे नहीं पूछेगी, और अपराधी की सम्मति के बिना भी, है ना, समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो कम कर सकती है, यानी कि इसे 14 वर्ष से 14 साल से कम की सजा मिली, ठीक है ना, 13 साल की मिली या 12 साल की सजा मिली, ठीक है ना, तो सरकार क्या कर सकती है या कोर्ट क्या कर सकती है, इस सजा को इस आदमी का व्यवहार देखकर कम कर सकती है। 10 साल की थी तो 8 साल की कर दी, 12 साल की थी तो 10 साल की कर दी, इस टाइप से कम किया जा सकता है। ये कौन सी धारा हमें बताती है, बीएनएस की 5वीं धारा हमें बताती है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप देखोगे यूपीएसआई जो 2021 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीसी की धारा 55 में क्या दिया गया है, तो आपसे इस बार ये पूछा जा सकता है कि बीएनएस की धारा 5 में क्या प्रावधान है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्या प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को 14 साल से कम की सजा होती है तो सरकार क्या कर सकती है, इस आदमी से पूछे बिना उसकी सजा में थोड़ी सी कटौती कर सकती है, ठीक है। अब आप देखोगे आगे बीएनएस की धारा 6 के बारे में, बीएनएस की धारा 6 के बारे में। अब जो बीएनएस की धारा 6 थी वही हमारी धारा आईपीसी की 57 भी बोलती थी, तो आपको बीएनएस की धारा 6 याद रखना है, ठीक है ना। दंड की अवधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। कहने का मतलब, अगर मान लो व्यक्ति की उम्र छोटी है, व्यक्ति की उम्र छोटी है ना, व्यक्ति की उम्र छोटी है, तो दंड की अवधि की भिन्नों की गणना करने में कि वो 20 साल का व्यक्ति है, आजीवन कारावास मिला, तो 14 साल से कितने साल का हो जाएगा, 34 इयर्स का हो जाएगा। लेकिन इसको 20 साल अगर कर दिया जाए तो वो 40 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, तो 20 वर्ष का उसे कारावास दिया जाएगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो वहां से छूट जाए, अगर उसने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है। अगर जघन्य अपराध किया है, कोई आतंकवादी है, तो फिर उसको छूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धारा 6 आपको समझ में आ गई होगी कि बीएनएस की धारा 6 क्या कहती है। बेसिकली चाहे बीएनएस की धारा 5 हो और 6 हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्लियर है, चलो आगे देखो। आगे यहाँ पर हम देखेंगे बीएनएस की धारा 6, बीएनएस की धारा 6, ठीक है, जो अभी हमने देखा उसी में एक और प्रावधान है। इसके अंतर्गत सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास में के समान माना जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया, चलो, है ना। अब यहाँ देखो बीएनएस की धारा 9, बीएनएस की धारा 9, ठीक है। बीएनएस की धारा 9 अगर पूछे, बीएनएस की धारा जो 9 है, पहले ये धारा आईपीसी की धारा 71 थी, अब क्या हो गई, बीएनएस की धारा 9 हो गई। तो जो आईपीसी की धारा 71 में जो प्रावधान था वही प्रावधान हमारी बीएनएस की धारा 9 में प्रावधान है। यानी कि एक छड़ी मारे, है ना, एक कोई छड़ी मारे या 50 छड़ियां मारे, दोनों के लिए सजा बराबर है, दोनों के लिए सजा क्या होगी, एक ही सजा का प्रावधान होगा, है ना। तो ये दो धारा 9 है, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम वही चीज कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को एक छड़ी मारता है या फिर 50 छड़ियां मार ले, सजा एक ही होगी, ठीक है। कि मान लो 3 महीने, एक छड़ी मारने पर 3 महीने का कारावास है, तो 50 छड़ियां मारने के बाद भी 3 महीने का कारावास है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, धारा 9 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले भी
आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे है आपकी बीएनएस की जो धारा है 2023 की, बीएनएस की जो धारा है 8.5, इसे समझ लो। ठीक है ना, बीएनएस की धारा 8.5 इसे समझ लो। जो बीएनएस की धारा 8.5 है वो पहले आईपीसी की धारा 67 हुआ करती थी, आईपीसी की धारा 67 हुआ करती थी। याद आपको क्या रखना है, बीएनएस की धारा 85 में क्या है ना। तो इसमें देखोगे तो जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। कहने का मतलब, अगर आपने कोई अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है जिसमें अदालत ने कहा कि आपको 1 लाख रुपए का फाइन भरना है और आपने मना कर दिया कि साहब पैसे नहीं है, हम 1 लाख का फाइन नहीं दे सकते, तो अदालत क्या करेगी, आपको उस 1 लाख रुपए ना देने के उसमें उसके एवज में आपको जेल की सजा सुना सकती है कि आप इतने दिन इतने महीने जेल में गुजारेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज, इस चीज का प्रावधान किस में है, धारा 8.5, बीएनएस की धारा 8.5। ठीक है, जितना जुर्माना लगा, अगर आपने जुर्माना दे दिया तो आपको फिर सजा नहीं होगी, जुर्माना आपने भर दिया। ठीक है, लेकिन अगर जुर्माना नहीं दे पाए तब फिर क्या होगा, अदालत कहेगी कि भाई 1 लाख का जुर्माना था तो ऐसा करो, पैसे नहीं दे पा रहे हो तो उतनी सजा आपको काटनी पड़ेगी, उसके 1 लाख रुपए के बराबर की सजा आपको काटनी पड़ेगी। ठीक है, चलो है ना। उसके बाद देखो, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपए तक है ना, 50 रुपए तक है तो कारावास 2 माह तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो रकम भी दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, रकम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर जुर्माने की रकम कितनी 50 रुपए तक है तो कितना, 2 महीने तक का कारावास। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपए है तो 4 महीने का कारावास, है ना। अगर जुर्माने की रकम 100 रुपए से अधिक है, अधिक होने पर तो कारावास 6 महीने तक का होगा, है ना। तो बेसिकली 50 रुपए को एक कैलकुलेशन के लिए बताया कि अगर 50 रुपए का जुर्माना है तो 2 महीने की सजा काटनी पड़ेगी और इसी हिसाब से सजा आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, अगर 6 महीने तक की आपको सजा मिली है 100 रुपए से अधिक के जुर्माने के लिए, ठीक है, 100 रुपए से अधिक के जुर्माने के लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपको ध्यान रखना है, धारा ये किसमें चीज बताई गई है, ये बताई गई है बीएनएस की धारा 8.5 में, बीएनएस की धारा 8.5 में। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर एक जो बदलाव आया है उसकी भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। बीएनएस में बदलाव क्या आया है, बीएनएस की जो धारा 8.5 है इसमें बदलाव क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो जुर्माना ना देने पर कारावास तो है ही है। ठीक है ना, जुर्माना ना देने पर कारावास तो है ही है। आईपीसी में ये जो रुपए का ये जो सिस्टम था कि 50 रुपए का जुर्माना है तो 2 महीने, 100 का है तो 4 महीने, मतलब 50 रुपए से डिसाइड होता था। लेकिन यहाँ पर देखो इनने डेफिनेशन क्या दी है, यदि जुर्माने की रकम 50,000 रुपए तक हो तब कारावास 2 महीने का, 50,000 रुपए हो जुर्माने की रकम तब कारावास कितनी हो, सॉरी 5,000 रुपए हो तब कारावास 2 महीने का। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट होगी, किसके हिसाब से, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए अगर जुर्माना है तो सजा कितनी, 2 महीने की। आपने 5,000 का जुर्माना नहीं दिया तो आपको 2 महीने की सजा हो जाएगी। ठीक है ना, यदि जुर्माने की रकम 10,000 है तो कारावास 4 माह तक, और 10,000 से अधिक है तो फिर 1 साल की सजा, सीधी सीधी 1 साल की सजा होगी। तो 1 साल की सजा कब होगी, जब जुर्माने की रकम 10,000 से ज्यादा की हो जाएगी तब। ठीक है ना, अगर आप जुर्माना नहीं भरते तभी आपको सजा मिलेगी, अगर जुर्माना भर देते हैं तो वहीं पर जुर्माना भरो, अपना काम खत्म, आप छूट जाओगे। ठीक है, चलो तो धारा 8.5 हमने पढ़ ली। ठीक है, धारा 8.5 हमने पढ़ ली। अब यहाँ देखो आगे, अब यहाँ पर देखोगे बीएनएस की धारा 11, बीएनएस की धारा 11 देखते हैं अब। ठीक है, बीएनएस की धारा 11, बीएनएस की धारा 11 क्या कहती है, जो बीएनएस की धारा 11 कहती है वही आईपीसी की धारा 73 में वर्णन था उसी चीज का, यानी अभियुक्त को एकांत परिरोध, है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि कितनी है, 3 मास। ठीक है, देखो
इसे भी समझ लो। यहाँ पर है क्या कि अगर कोई अभियुक्त है, उस अभियुक्त को एकांत कारावास का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जेल में बंद हैं तो उस जेल में कुछ कमरे या कुछ मतलब जो जेल होती है अलग से बनाई जाती हैं, जो कि पूरे समाज से यानी कि उस जेल के समाज से बिल्कुल अलग होती हैं, जहां पर बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है, काल कोठरी टाइप की होती है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं आती है ना। वहां पर उस जेल से आपको बाहर भी नहीं निकाला जाता, उस सेल से आपको बाहर भी नहीं निकाला जाता, उसी सेल के अंदर आपको रखा जाता है, कठोर कारावास जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये उन अपराधियों को इस तरीके की सजा सुनाई जाती है जब कोर्ट को ये लगता है कि ये अपराधी जेल में जाकर जेल के लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है, या जेल से ही ये बाहर क्राइम ऑपरेट कर सकता है। तो उन अपराधियों के लिए ऐसा बनाया गया है कि अगर मान लो एक जेल में 100 सेल हैं, एक जेल में 100 सेल हैं, यानी कि 100 जेल्स बनी हुई है, ठीक है ना। तो उसे कुछ जेल्स अलग बना के रखनी होती है, कुछ सेल्स अलग बना के रखनी होती है, जहां पर बिल्कुल अंधेरा रहता है या आप बिल्कुल एकांत में रहते हैं, कोई वहां जाता नहीं है, कोई वहां आता नहीं है, केवल सुबह शाम का खाना पहुंच जाता है वहां पर, बस उस कैदी को छोड़ा भी नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभियुक्त है उसे एकांत परिरोध में रखने की जो अवधि है वो कितनी है, 3 माह की अवधि है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि अगर 3 माह से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए अवधि 3 माह की सिलेक्ट की गई है। ठीक है ना। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं हो सकता। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है, एक बार से 14 दिन से अधिक का नहीं हो सकता। ठीक है, तो लगातार कितने दिन तक, लगातार 14 दिन तक, फिर उसके बाद निकालेंगे, फिर वापस अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है ना। यदि कारावास 3 माह से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या चीज कि अगर ये जो कारावास इस तरीके का मिला है, इसकी अवधि 3 मास से ज्यादा की है, कितने की, संपूर्ण कारावास, यहाँ पर देखो 3 मास से अधिक की अवधि है, तो संपूर्ण कारावास में यानी 3 मास से ज्यादा, यानी मान लो 6 मास या 1 मास के लिए एकांत कारावास दिया गया है, तब फिर क्या होगा कि हर मास यानी 1 मास में एकांत परिरोध कितने, 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। 7 दिन बाद फिर उसे निकालेंगे कुछ दिन के लिए, फिर वापस एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चन आप देखोगे तो आईपीसी के थ्रू पहले बन चुका है यूपीएसआई के पेपर में, तो अभी भी बनने के चांसेस इसके रहेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखोगे ये इससे भी बन चुका है, इससे भी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे धारा 12, बीएनएस की धारा 12, बीएनएस की धारा 12। ठीक है, बीएनएस की धारा 12 क्या कहती है, अपराध की अवधि 3 महीने से कम हो, अपराध की अवधि 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक का नहीं हो सकता। ये अगर पूछे लाइन तो ये किस में लगाएंगे हम, धारा 12 में लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा एक बार ठीक प्रकार से समझ लो, एक बार ठीक प्रकार से समझ लो कि कहना क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर आप देखोगे पहले बात आती है किस चीज की, पहले बात आती है धारा 11 की, बीएनएस की धारा 11 की। बीएनएस की धारा 11 क्या कहती है कि अगर मतलब अभियुक्त को एकांत कारावास की सजा मिलती है, यानी बिल्कुल सबसे अलग थलग, ना कोई उससे बात करेगा ना वो किसी से बात करेगा, इस टाइप की सजा मिलती है, ना उसे अपने सेल से बाहर निकाला जाएगा, वो सूरज की रोशनी देखने को भी तरस जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभियुक्त को एकांत कारावास की जो अवधि रहती है वह अधिकतम कितने मास तक हो सकती है, 3 मास तक हो सकती है, अधिकतम 3 महीने तक की हो सकती है। ये आपको अगर इस टाइप का पूछे कि एकांत जो कारावास है उसकी अवधि कितने महीने की होगी, आप बोलोगे 3 महीने की होगी अधिकतम। ठीक है ना। किस धारा में बताया गया है, धारा 11 में बताया गया है, बीएनएस की धारा 11 में बताया गया है। फिर उसके बाद है ना धारा 12 की बात करें तो ये कहता है कि अगर ये क्या कहता है कि अगर क्या हो कि 3 महीने से ज्यादा का अगर किसी को मान लो मिल जाए, ठीक
ठीक है ना। ज्यादा का अगर किसी को मिल जाए, है ना, तो क्या करेंगे कि उसे हर 7 दिन में कुछ दिनों के लिए बाहर निकाला जाएगा, फिर वापस से उसी सेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब ब्रेक दे देकर उसके इस तरीके का कारावास उससे पूरा करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर, है ना, आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक दे देकर कब करवाना है, यानी 7-7 दिन में या 14-14 दिन में की बात है ना, तो वो आ जाएगी आपकी धारा 12 से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। कि अगर 3 महीने का है तो लगातार अपन कब रखेंगे, लगातार कब आपको नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 मास में आप अगर बात करें, है ना, तो 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए लगातार। 7 दिन से अगर अधिक है तो उसे फिर वापस से 7 दिन अगर हो गए तो उसे जेल सेल से निकालेंगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, फिर वापस उसी सेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। क्लियर है। चलो, तो यहाँ आपने धारा 11 देख ली, धारा 12 भी आपने देख ली। अब देखो आगे, है ना, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ देखो आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है जो बीएनएस की धारा 14 और 17, बीएनएस की धारा 14 और 17 है। जो बीएनएस की धारा 14 और 17 है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, पहले आईपीसी की धारा के तहत पूछा गया था, आईपीसी की धारा के तहत पूछा गया था, ठीक है ना। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 76 और 79 में दिया गया है। सेम वही चीज बीएनएस की धारा, है ना, बीएनएस की धारा 14 और 17 में बताया गया है। क्या बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आईपीसी जो चलती थी वो आईपीसी का क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, तो बीएनएस में भी यही सेम धारा पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब जो बीएनएस की धारा 14-17 है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो तथ्य की अज्ञानता है ये क्षमा योग्य है। कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है लेकिन वो अज्ञानतावश, तथ्य की अज्ञानतावश अगर करता है तो वो फिर न्यायालय द्वारा क्षमा योग्य है, समझे। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है लेकिन अब उस अपराध करते समय उसे ये नहीं पता था कि इसका रिजल्ट या ये चीज है क्या, वो तथ्य से अनभिज्ञ था, तो वो क्षमा योग्य है ना। लेकिन उसे सजा तो तब भी मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसे उस कानून का ज्ञान नहीं था। तो कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है लेकिन कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। सामान्य नियम का सिद्धांत इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य नियम का सिद्धांत बोला जाता है, जो कि बीएनएस की जो धारा है 14 और 17 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे आप देखोगे यहाँ पर इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूशन, इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। इसका अर्थ, है ना, इसका अर्थ आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा जा चुका है, पहले के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अच्छा, ये किस धारा में है उस पर भी अपन बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो जो इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूसेट है, तो ये जो हमारा है ये बीएनएस की धारा 14 और 17 को ही बताती है। 14 और 17 में ही इस शब्द का उल्लेख है, इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूसेट, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, ठीक है ना, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो सीधा सीधा लिख देगा कि इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूसेट का अर्थ क्या है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। वहां पर आपको ढूंढना क्या है कि तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। क्लियर है। चलो, एग्जीक्यूटिव इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, ये क्या था, इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूसेट, ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूसेट, ठीक है ना। ये क्या है, कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें नॉन एग्जीक्यूसेट आ गया, यानी कि कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है, और ये खाली क्या है, एग्जीक्यूसेट, यानी कि
तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे यहां पर देखोगे, आगे यहां पर देखोगे बीएनएस की धारा 14 से 33, बीएनएस की धारा 14 से 33, ठीक है ना। तो ये जो धाराएं हैं, है ना, क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं, क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। कौन सी धारा? 14 से 33 तक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस बार के लिए बन जाएगा, ठीक है ना। जो बीएनएस की धारा 14 से 33 है वो क्या बताती है? क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित है। यानी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें क्षमा मिलने के चांसेस रहते हैं या न्यायालय प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि बीएनएस की जो धारा है 34 से 44 तक, 34 से 44 तक, 34 से 44 तक, ये 14 से 33 तक था, 14 से 33, फिर उसके बाद 34 से 44, ये बीच की भी धारा है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक साथ कंबाइंड में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कि क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित कितनी धाराएं हैं या कौन कौन सी धाराएं हैं? तो 14 से 33 क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से, यानी किन मामलों में जो न्यायालय है वो क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। तो 14 से 33 तक इतनी धाराएं हैं आपकी, ठीक है। अगर पूछे, है ना, न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित, न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित पूछे तब 33 से 14 तक की बीएनएस की धारा है जहां पर किसका? न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी और ये भी। अगर बात करें न्यायोचित प्रतिरक्षा, न्यायोचित प्रतिरक्षा तब 34 से 44 तक, न्यायोचित प्रतिरक्षा 34 से 44 तक। अगर पूछे क्षमा योग्य प्रतिरक्षा 14 से 33, 14 से 33, 34 से 44, ठीक है। दो फेज में 14 से 33, फिर उसके बाद 34 से 44, ठीक है ना। दो फेज में आपको याद रखना है, 14 से 33 और 34 से 44। 1433 में क्या है? यहाँ पर है क्षमा, मतलब कि जो क्षमा योग्य प्रतिरक्षा है उसके बारे में, लेकिन 34 से 44 क्या है? न्यायोचित प्रतिरक्षा के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो आप, जो बीएनएस की धारा है कौन सी? 16, बीएनएस की धारा 16, ठीक है ना, जो 14 और 33 के बीच में आती है ना, 14, 15, 16, ठीक है। 16 में क्या कहता है? इसके अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अभी मैंने बताया कि 14 से 33 में क्या है? 1433 में है कि क्षमा योग्य प्रतिरक्षा, यानी कौन से ऐसे अपराध है जिन्हें न्यायालय क्षमा करता है। तो जो धारा 16 है, बीएनएस की धारा 16 है, वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के संरक्षण में कोई अपराध करता है तो वो क्षमा योग्य होगा, या न्यायालय के कहने पर कोई अपराध करता है तो वो क्षमा योग्य होगा। बात ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, उस पर कोई भी सजा नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ये, ठीक है, और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, ठीक है ना। ये क्या है? बीएनएस की जो धारा 18 है उसके बारे में, बीएनएस की धारा 18 के बारे में यहाँ पर है ना वर्णन है, ठीक है ना, में वर्णित है कि कोई व्यक्ति कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित हो, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी बताया था कि 14 से 33 तक आती हैं जिस पर न्यायालय सजा नहीं सुनाता, और धारा 16 मैंने बता दी कि अगर न्यायालय के निर्णय या न्यायालय के कहने पर कोई अपराध करता है या हो जाता है तो वो क्षमा योग्य होगा। दूसरी चीज यहाँ पर 18 क्या कहती है? 18 कहती है कि कोई बात अगर दुर्घटना से या कोई अपराध अगर दुर्घटना से घटित हो जाए, है ना, दुर्घटना से घटित हो जाए तो भी वो अपराध नहीं कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो दुर्घटना एक अच्छा प्रतिरक्षा है, यानी दुर्घटना का बहाना लेकर आप
बहुत सारी चीजों में बच जाते हो, लेकिन किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है। तो इसके अपवाद देख लो पहले। यहाँ पर कितने 4 अपवाद बीएनएस में आपके दिए गए हैं। कौन कौन से? कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। कार्य आपराधिक आशय है ना, मतलब अगर किसी आदमी के साथ कोई दुर्घटना घटी है और सामने वाले को पता नहीं था कि ये आपराधिक आशय है या फिर केवल दुर्घटना मात्र है, ठीक है ना। कि मान लो आपका दुश्मन सामने से जा रहा हो, आप गाड़ी से गए, है ना, आपने देखा कि सामने से दुश्मन जा रहा है, आपने स्पीड बढ़ा दी और उड़ा दिया सामने वाले को, ठीक है ना। आप तो बता दोगे कि ये मतलब ट्रैफिक के रूल के नियम के अनुसार वो रोड के बीच में आ गया, देखा नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये आपका किस में आ जाएगा? ज्ञान के बिना या अनजाने में किया हुआ अपराध हो गया, यानी गलती से हो गया, तो उस पर आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं है। वहां पर फिर क्या होता है, पुलिस देखती है कि आपराधिक आशय था या नहीं था। तो अगर आपका आपराधिक आशय सिद्ध हो जाता है तो फिर आपको सजा मिलेगी, है ना। कि यार शत्रु था और तुमने जानबूझकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया या उसे गाड़ी से उड़ा दिया, तो यहाँ पर अगर आपराधिक आशय स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, तब फिर आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आपराधिक आशय सिद्ध नहीं होता, आपने उसे दुर्घटना सिद्ध कर दिया, है ना, तो ज्ञान के बिना किया गया कार्य हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अनजाने में हुआ कार्य माना जाएगा और आपको दंड नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, कार्य विधि पूर्ण प्रकार और विधि पूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। विधि यानी कि कानून। अगर कोई चीज किसी व्यक्ति द्वारा कानून के दायरे में ही ऐसी हो जाती है अनजाने में, तब भी उसे सजा नहीं मिलेगी, दुर्घटना ही माना जाएगा, है ना। जैसे जैसे होता है कि पुलिस वाले अपनी राइफल साफ कर रहे होते हैं, पिस्टल साफ कर रहे होते हैं, अचानक से ध्यान नहीं देते हैं और कई बार उसमें से फायरिंग हो जाती है, गोली चल जाती है, और वो गोली बाई चांस अगर किसी को लग जाती है तो वहां पर भी ये दुर्घटना माना जाएगा, ठीक है ना। कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, लेकिन तब भी अगर हो जाती है तो भी, है ना, कार्य विधि पूर्ण हो। तो ये जो दुर्घटनाएं हैं, तो दुर्घटनाओं को इन 4 तरीके से वर्णित किया गया है अपवादों के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी, है ना, और सारी चीजें आप पढ़ते रहोगे तो बीएनएस कम से कम आपको दिक्कत नहीं देगा आपके पेपर में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।